हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी पीजी बायोलॉजी। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एनओयू के एमएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला है पार्ट 1। तो उसके सारे पेपर्स का सॉल्यूशन आज से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस चैनल पे। तो आपके लिए जो जिस ईयर का क्वेश्चन पेपर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा वो 2021 का होगा, और इसके सारे पेपर्स का सॉल्यूशन के साथ हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसी चैनल पे। तो आप मेक श्योर करो कि आप सब्सक्राइब करो और आगे हमारे साथ जुड़े रहो। सारे सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे और आपको टेंशन लेने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप सारे वीडियोस को अच्छे से समझते हो, देखते हो, आप नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हो, तो आप बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ पास होगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम लोग पेपर 1 से शुरू करने वाले हैं। तो पेपर 1 2021 का सारा ही हम लोग फॉलो करेंगे। तो एक सबसे पहला क्वेश्चन है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स इन इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स में जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जो भी एनिमल्स हैं, उनमें जितने भी तरीके के रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स पाए जाते हैं उनके बारे में डिस्कस करना है, उनके बारे में बताना है। क्वेश्चन ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो ऑब्वियसली सारे पिगमेंट्स के बारे में अच्छे से डिटेल में हम लोग को बताना होगा। तो देखिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाला पार्ट लिखेंगे हम लोग। तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स आर सब्सटेंसेज। पहले हम लोग बताएंगे कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स होता क्या है। तो ये ऐसे सब्सटेंसेज हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, पिगमेंट्स हैं जो कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कराते हैं फ्रॉम रेस्पिरेटरी ऑर्गन टू टिश्यूज। तो ऑक्सीजन का क्या रोल है? फॉर द ब्रेकडाउन, फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ग्लूकोज। अब इसको रेस्पिरेटरी ऑर्गन से जहाँ ऑक्सीजन इनटेक किया जा रहा है, यहाँ से टिश्यूज तक पहुँचाना है, और ये काम कौन करेगा? तो ये रेस्पिरेटरी मॉलिक्यूल्स, रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स। ओके, तो इनका मेन फंक्शन यही है। अब बाय बाइंडिंग विथ ऑक्सीजन, रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स क्या करते हैं? ऑक्सीजन से बाइंड करते हैं और कुछ नहीं करते हैं, वहाँ से उठा के उसको टिश्यू तक छोड़ देते हैं। अब देखिए, दे इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ ब्लड, सिलोमिक फ्लूइड और टिश्यू टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन। अब देखिए, अगर रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होगा तो जैसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म पहले होते हैं, उनमें जिनमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता है, वो डायरेक्ट लाइव जितना इनटेक कर रहे हैं ऑक्सीजन, उसको डायरेक्ट सेलुलर लेवल पे डिफ्यूजन के थ्रू यूज़ करते हैं। लेकिन रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहीं ना कहीं थोड़ा ऑक्सीजन को स्टोर करने का भी काम करता है। तो जहाँ पे भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट का इन्वॉल्वमेंट होगा, वहाँ ब्लड में, सिलोमिक फ्लूइड में या फिर टिश्यू में ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ेगा। ठीक है, स्टोर करने के लिए और ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको अपने लैंग्वेज में थोड़ा और डिटेल में एग्जाम में लिख के आना है। अब देखते हैं कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट का ज़रूरत क्यों है। कुछ पॉइंट्स में हम लोग इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे कि वाई रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज नीडेड। तो देखिए, सबसे फर्स्ट पॉइंट, when metabolic oxygen demand is not fulfilled by supply of oxygen through simple diffusion। तो ये क्या बोल रहा है कि जब मेटाबॉलिक ऑक्सीजन डिमांड, इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो रहा है सेल में, तो ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि एनर्जी चाहिए, तो ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो वो ऑक्सीजन का जो डिमांड है वो सिंपल डिफ्यूजन से ऑर्गेनिज्म फुलफिल नहीं कर पा रहा है। सिंपली जो स्किन से या बॉडी सरफेस से जो डिफ्यूज़ करता है सिंपल एनिमल्स ऑक्सीजन को, तो उतना सफिशिएंट नहीं अवेलेबल करा पा रहा है कि सारा सेल को ऑक्सीजन सफिशिएंटली प्रोवाइड करा पाए। तो इसके लिए क्या कराना होगा कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट ऐसे ही धीरे धीरे इवॉल्व हुआ हायर ऑर्गेनिजम्स में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन स्टोर हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जल्दी जल्दी अवेलेबल कराया जा सके सारे सेल को। दूसरा पॉइंट है कि सम एनिमल्स लिव इन ऑक्सीजन पुअर हैबिटेट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारा ऐसा एनिमल है जो ऐसे हैबिटेट में रहता है ना, उसका हैबिटेट ऐसा है जो ऑक्सीजन का अवेलेबिलिटी वहाँ कम है, पुअर। ठीक है, तो ऑक्सीजन वहाँ कम है तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट तो और ज़रूरी है, क्योंकि वो सिंपल डिफ्यूजन से जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू ऑक्सीजन लेके वो बिल्कुल ही अपना काम नहीं कर पाएगा, वो बहुत ही कम पड़ जाएगा उसके लिए। तो ये भी एक कारण है कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स क्यों ज़रूरत पड़ता है उन एनिमल्स में। और फिर ऐसे एनिमल्स जिनमें ऑक्सीजन का डिमांड ज़्यादा होता है, जिनका मेटाबॉलिक रेट हाई होता है, तो ऑक्सीजन का ज़्यादा डिमांड होता है, क्योंकि जल्दी जल्दी ऑक्सीडेशन कराना होता है ग्लूकोज का। तो ये कुछ रीजंस है जिसके कारण हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट का बॉडी में ज़रूरत क्यों होता है। ओके, अब देखिए, सम रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स, कुछ रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स जो है वो अलग अलग फंक्शनल फॉर्म्स में हो सकते हैं, सेम ही बॉडी में, सेम ही ऑर्गेनिज्म में, डिफरेंट बॉडी कंपार्टमेंट्स में, सेम एनिमल के। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि एक ही एनिमल है, ठीक है, एक ही एनिमल के बॉडी में अलग अलग तरीके का रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स पाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन थोड़ा थोड़ा उसमें वेरिएशन होगा वो बेसिकली सेम पिगमेंट। फॉर एग्जांपल ह्यूमन में देखें, जैसे हम लोग हमेशा सुनते हैं मायोग्लोबिन, ठीक है,
हेमोग्लोबिन सुनते हैं। तो हेमोग्लोबिन के बारे में सब लोग जानते हैं कि हाँ ये आरबीसी में प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम लंग्स टू टिश्यूज। बट मायोग्लोबिन भी बहुत ही ज़्यादा इसी के सिमिलर होता है और ये मसल्स में प्रेजेंट होता है और ये भी ऑक्सीजन को स्टोर करने का काम करता है। तो रिस्पिरेटरी पिगमेंट हमारे बॉडी में मेन हेमोग्लोबिन ही है, लेकिन इसका थोड़ा सा स्लाइड डिफरेंट फंक्शनल फॉर्म हमारे बॉडी में है, अलग टिश्यूज़ में, अलग अलग ऑर्गन में। तो क्या है वो? मसल्स। थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है। मोस्टली अगर स्ट्रक्चर आप देखेंगे डिटेल में तो हेमोग्लोबिन मायोग्लोबिन सेम होता है। तो यही कहा जा रहा है यहाँ पे। जैसे एग्जांपल में देखें कि देयर में बी वन हेमोग्लोबिन इन द टिश्यूज, वन इन द सीलोमिक फ्लूइड, वन इन द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, ईच विथ अ डिफरेंट प्रोटीन कॉम्पोनेंट। तो मेन वेरिएशन क्यों आता है? प्रोटीन कंपोनेंट जो होता है रेस्पिरेटरी पिगमेंट में वो डिफर होता है, तो अलग अलग उसका फंक्शनल फॉर्म होता है, अलग अलग स्ट्रक्चरल फॉर्म होता है, लेकिन बेसिकली वो एक ही रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है। अब देखिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कर लिए हम लोग कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स होता क्या है, उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की क्यों ज़रूरत है, उसका क्यों आखिर ज़रूरत पड़ा है ना। सिंपल ऑर्गेनिजम्स जब जैसे जैसे इवॉल्व हुए, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स धरती पे आए, तो क्यों रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स का कैसे इवोल्यूशन हुआ। अब देखिए कितने तरीके का रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स इस एनिमल किंगडम में, इस जंतु जगत में पाया जाता है ना, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए इंपॉर्टेंट रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स। सबसे पहले हेमोग्लोबिन। हम लोग बहुत लोग हैं जो बस इसी को जानते हैं और इसके बारे में तो सब कुछ सुना है। हेमोग्लोबिन इज ए रेस्पिरेटरी पिगमेंट। ओके, इट इज फाउंड इन ह्यूमन, है ना, ह्यूमन। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो भी वर्टिब्रेट्स हैं उनमें हीमोग्लोबिन ही पाया जाता है एज ए रेस्पिरेटरी पिगमेंट। बट हम लोग का क्वेश्चन अभी ये नहीं कहता है, हम लोग को इनवर्टिब्रेट्स के बारे में डिस्कस करना है। तो इनवर्टिब्रेट्स में भी हीमोग्लोबिन होता है। ओके, तो इन इनवर्टिब्रेट्स आल्सो हीमोग्लोबिन इज फाउंड। तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन अगर देखा जाए, कोई भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो ब्लड में पाया जाएगा। अब ब्लड में दो कंपोनेंट है, प्लाज्मा एंड सेल्स, कॉर्पसेल्स। अब जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है ना वो प्लाज्मा में इन द वाटर मीडियम वो या तो उसमें डिजोल्व होगा, या फिर जो सेल्स हैं उसके अंदर हो सकता है। दो तरीका है, या तो इनसाइड द कॉर्पसेल्स एंड इधर इन द प्लाज्मा। ओके, तो जो हीमोग्लोबिन है वो प्लाज्मा में भी पाया जाता है और कॉर्पस्कल्स में भी पाया जाता है। इन ह्यूमन हीमोग्लोबिन इज फाउंड इन आरबीसी, इनसाइड द आरबीसी। तो अगर इनवर्टिब्रेट्स में बात करें तो ये आप भूल जाइए, इनवर्टिब्रेट्स में हीमोग्लोबिन इज ओनली फाउंड इन प्लाज्मा ऑफ द ब्लड। ओके, तो हीमोग्लोबिन पाया जाएगा प्लाज्मा में। ओके, अब दूसरा रेस्पिरेटरी पिगमेंट है हीमोइरिथ्रिन। ठीक है, अगर इसका बात करें तो ये पाया जाता है ओनली इन द कॉर्पसेल्स। ये कभी भी प्लाज्मा में नहीं पाया जाएगा, ये हमेशा ही ब्लड कॉर्पसेल्स में पाया जाएगा। कौन सा? तो हीमोइरिथ्रिन। ये सारे के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे टॉपिक वाइज। बट जो भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट है ना वो आपको एक बार पहले लिखना है फिर एक्सप्लेन करना है। ये नहीं कि पहले एक को लिखा फिर एक्सप्लेन किया फिर दूसरा लिखा, नहीं, पहले आपको सीक्वेंस में लिख देना है फिर एक एक करके एक्सप्लेन करना है ताकि अच्छे से एग्जामिनर को दिख सके। ठीक है, अब तीसरा जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो है हीमोसायनिन। इसके बारे में भी आपने सुना होगा, ब्लू कलर्ड पिगमेंट होता है। अब देखिए आप, ब्लड हमारा रेड कलर्ड है। अब इसी रेस्पिरेटरी पिगमेंट के कारण डिफरेंट कलर्स ऑफ ब्लड पाया जाता है एनिमल किंगडम में। आपने सुना होगा ब्लू कलर भी होता है किसी एनिमल में ब्लड, किसी एनिमल में ग्रीन ब्लड भी होता है, किसी एनिमल में वॉयलेट ब्लड भी होता है। तो ये सारा ये चेंजेस है ना ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स के कारण होता है। तो पहला हीमोग्लोबिन हो गया, हीमोइरिथ्रिन हो गया, हीमोसायनिन हो गया, क्लोरोक्रोनिन, ये चार। तो ये चार हम लोग लिखे हैं जो मेजरली डिस्ट्रीब्यूटेड है एनिमल किंगडम में, जिसमें सबसे ज़्यादा है हीमोग्लोबिन, मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड। सेकेंड नंबर पे आता है हीमोसायनिन, ब्लू पिगमेंट से होता है। इसके सारे में को हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो लेकिन फिर भी देखें तो मेजर जो पिगमेंट्स हैं यही चार हैं। लेकिन इसके अलावा बस यही चार नहीं है, इसके अलावा भी कुछ पिगमेंट्स हैं जो कि कुछ फ्यूअर एनिमल्स में, किसी फाइलम के कुछ जीनस में हो गया, किसी ऑर्डर में, ऐसा कुछ ग्रुप ऑफ एनिमल्स में पाया जाता है। बहुत ही कम डिस्ट्रीब्यूशन इन पिगमेंट्स का। ठीक है, तो कुछ पिगमेंट्स का एग्जाम्पल क्या है? पिनाग्लोबिन, ये ब्राउन कलर पिगमेंट होता है, हाँ ब्राउन ब्लड भी होता है। इकाइनोक्रोम, ठीक है, तो जो पिनाग्लोबिन है वो पिना जीनस कहाँ पाया जाता है? तो पिना एक जीनस का नाम है। ठीक है, जीनस है किसका? तो बाइवेल्विया क्लास का। बाइवेल्विया एक क्लास है, उसके अंदर जीनस आता है पिना, उसके ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है पिनाग्लोबिन नाम का पिगमेंट। ठीक है, अब ये बाइवेल्विया किसका क्लास है? तो मोलस्का का।
तो मोलस्का फाइलम जो एनिमल किंगडम का है उसके अंदर बाइवेल्विया के अंदर पिना जीनस के अंदर ये पिना ग्लोबिन नाम का पिगमेंट पाया जाता है, तो काफ़ी कम ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। फिर एक पिगमेंट है इकाइनोक्रोम, ये सी अर्चिन्स में पाया जाता है, फ्यू सी अर्चिन्स, ठीक है। एक पिगमेंट है वेनेडियम, हाँ वही एलिमेंट वाला वेनेडियम, सेम स्पेलिंग है, ठीक है। तो ये वेनेडियम जो पिगमेंट है ना वो एसिडियंस में पाया जाता है। आपने एग्जांपल्स अगर आपको याद हो तो यूरोकोडेटा जो होता है कॉर्डेट्स में, यूरोकोडेटा, सिफेलोकोडेटा है ना, जो प्रोटोकोडेट्स के अंदर आता है, तो वही यूरोकोडेट का एग्जांपल होता है एसिडिया। तो वही कुछ एसिडियंस में ये पिगमेंट पाया जाता है वेनेडियम, ठीक है। अब एक और रेस्पिरेटरी पिगमेंट है मोलपेडिन। ये मोलपेडिन जो है वो कुछ इकाइनोडर्म्स में, इन सम लिखा हुआ है, ये नहीं कि हम बोल देंगे कि सारे इकाइनोडर्म्स में जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो मोलपेडिन है, नहीं, मोलपेडिन पाया जाएगा कहाँ, तो कुछ इकाइनोडर्म्स में पाया जाएगा। तो ये कुछ रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स हैं, ठीक है। अब एक एक करके हम लोग डिटेल में इसके बारे में लिखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं हीमोग्लोबिन। देखिए इसके बारे में हम लोग बचपन से हमेशा सुनते आ रहे हैं, बट आज मैं आपको इसको बहुत अच्छे से बताऊंगा, बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। और ये अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना है क्योंकि सबसे वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, तो इसको अच्छे से समझना है, बाकी सब शॉर्ट है, तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा। अब देखिए हीमोग्लोबिन, नाम में ही जैसा है हीम एंड ग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन जो है ना वो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है, कॉन्जुगेशन है यहाँ, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है, ठीक है। अब देखिए हीमोग्लोबिन एक हीम पार्ट है और ग्लोबिन पार्ट है, तो ऐसे बोल देंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसको समझने के लिए पहले थोड़ा सा हम लोग केमिस्ट्री देख लेते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा सा, ठीक है। ये आपको लिखना है, नहीं समझ में आया तो याद कर लेना है, ठीक है। तो देखिए एक कंपाउंड होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 4 कार्बन वाला, एक हेटेरोसाइक्लिक नाइट्रोजन एटम बीच में आ जाए तो इस रिंग को बोलते हैं पायरोल रिंग, ठीक है। तो ये कंपाउंड को बोलते हैं पायरोल रिंग, ठीक है, ओके। अब एक और कंपाउंड होता है पोरफायरिन। अब ऐसा 4 पायरोल रिंग, एक यहाँ रख दिया, ठीक है, पायरोल, एक यहाँ पायरोल रख दिया, एक यहाँ पायरोल रख दिया, और फिर पायरोल्स भी कनेक्ट हो गए, तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं पोरफायरिन। अब ये हम पूरा बॉन्डिंग एंड 4 पायरोल्स हर चीज़ नहीं बना सकते हैं क्योंकि वो ज़्यादा केमिस्ट्री हो जाएगा, तो उतना नहीं घुसना है, ठीक है। लेकिन पोरफायरिन क्या होता है बताना है हमको कि कंसिस्ट ऑफ 4 पायरोल रिंग्स, ऐसे पायरोल रिंग से बन के क्या बनता है, पोरफायरिन। अब यही जो पोरफायरिन रिंग है ना, बीच में हम इसमें Fe2+, ठीक है, कोफैक्टर Fe2+ आयरन मेटल जो कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पे आके लग गया, तो ये पोरफायरिन रिंग विथ Fe2+ एट द सेंटर इज कॉल्ड द हीम, ओके। तो यही है हीम, जो हीम पार्ट है ना हीमोग्लोबिन का, वो कुछ नहीं है, पोरफायरिन रिंग है जिसमें Fe2+ है उसके सेंटर में। और पोरफायरिन रिंग कैसे बना है, तो 4 पायरोल रिंग से बना है जो कि आपस में इंटरकनेक्टेड है, और बाकी अलग अलग कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है। तो उतना डिटेल में केमिस्ट्री हम लोग को यहाँ पे नहीं बताना है, बट इतना जरूर बताना है, पायरोल एंड पोरफायरिन। अब देखिए हीम पार्ट क्या है, 4 पायरोल से बना है, पोरफायरिन रिंग से बना है, और बीच में आयरन है सेंटर में, ओके। अब देखिए ये जो हीम पार्ट है ना वो क्या है, प्रोस्थेटिक ग्रुप के जैसे काम कर रहा है, हीमोग्लोबिन का प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है कि कोई भी जो कंपाउंड है, कोई भी एंजाइम है, कोई भी स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल है, उसका स्ट्रक्चर को जो कंप्लीट करे, स्ट्रक्चर को उसका उसमें पार्टिसिपेट करे बनाने में, उसको बोलते हैं क्या, प्रोस्थेटिक ग्रुप। मतलब उसके बिना उसका स्ट्रक्चर ही अधूरा है, ठीक है। अगर प्रोस्थेटिक ग्रुप निकाल दे तो हीमोग्लोबिन का कोई ना स्ट्रक्चर रहेगा ना फंक्शन रहेगा, बिना स्ट्रक्चर के फंक्शन तो हो ही नहीं सकता है। तो स्ट्रक्चर हीमोग्लोबिन के लिए जरूरी है क्या, कि उसमें इसका प्रोस्थेटिक ग्रुप अटैच रहे, और उसका प्रोस्थेटिक ग्रुप कौन है, तो हीम पार्ट। अब एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में 4 हीम पार्ट होता है, ओके, और एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में 4 ग्लोबिन प्रोटीन होता है। तो ये किस तरीके से होता है, देखिए 4 ग्लोबिन, ये बहुत ही बड़ा मॉलिक्यूल है, प्रोटीन का लंबा चेन है जिसमें 2 अल्फा चेन, प्रोटीन का आप जब स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे ना तो अल्फा चेन होता है, बीटा चेन होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर जब प्रोटीन वाइंड अप होते होते कॉम्प्लेक्स होते जाता है तो उसका जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है वो 2 तरीके का होता है, अल्फा एंड बीटा चेन बनाता है। तो इसमें 4 ग्लोबिन चेन्स होगा हीमोग्लोबिन में, तो 2 अल्फा चेन्स होगा और 2 बीटा चेन्स होगा। तो इन्हीं चेन्स के बीच में 4 हीम ग्रुप फंसा रहता है, अटैच रहता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल समझ लिया कि एक ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक इधर है, 2 अल्फा और 2 बीटा, तो यहीं पे रहेगा, इसमें बीच बीच में अटैच्ड बॉन्डेड 4 हीम पार्ट, और ये पूरा मॉलिक्यूल जो है वो हीमोग्लोबिन है, ओके। और ये पूरा क्या है, इसमें भी 4 पायरोल रिंग होगा, ठीक है, वो बॉन्डेड होगा, बीच में आयरन होगा। तो आप बताओ कि एक हीमोग्लोबिन में कितना आयरन है,
एक हेमोग्लोबिन में कितना आयरन है, तो जितना हीम होगा उतना ही आयरन होगा, तो 4 हीम है, मतलब कि एक हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में 4 आयरन भी है, हम ऐसा भी बोल सकते हैं 4 Fe2+ है, और 4 ग्लोबिन प्रोटीन्स है, ये ग्लोबिन्स है, ये भी ग्लोबिन, ये भी ग्लोबिन, ये भी ग्लोबिन, ये हीम पार्ट, ये हीम पार्ट और ये हीम, ये चारों हीम पार्ट है, ठीक है। तो एक हीमोग्लोबिन में 4 आयरन है। अब देखिए जो ऑक्सीजन होता है जो अटैच होगा हीमोग्लोबिन से फाइनली O2 प्लस हीमोग्लोबिन, तो वो आखिर अटैच होता कहाँ है? अगर इसका बात करें तो ये O2 है ना, वो यही इसी आयरन से, जो हीम पार्ट है इसके आयरन से जाके बॉन्ड बनाता है, तो एक O2 यहाँ अटैच होगा, एक O2 यहाँ अटैच होगा, एक O2 यहाँ अटैच होगा। तो यहाँ से आप क्लियरली बता सकते हैं कि एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कितना ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है, 4, क्योंकि इसके पास 4 Fe2+ है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 4 है, 4 O2 हीमोग्लोबिन का कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है। ये जो पॉइंट मैं आपको समझाने वाला हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत आपका मार्क्स मतलब इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिला सकता है। देखिए ग्लोबिन प्रोटीन है, उसका फंक्शन, ठीक है, ये समझना थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। जैसे हीम पार्ट का फंक्शन तो समझ में आ गया कि हीम पार्ट के आयरन जो सेंटर में उसको प्रेजेंट है वहाँ पे ऑक्सीजन का बाइंडिंग होता है, लेकिन ये ग्लोबिन प्रोटीन उसका रोल क्या है? तो जैसे अभी हम देखें कि जो हीम पार्ट है वो ग्लोबिन प्रोटीन्स के अंदर उससे अटैच होता है, अंदर में होता है, इनर साइड में। तो एक्चुअली ग्लोबिन प्रोटीन क्या करता है कि ऑक्सीजन बाइंड तो होना चाहता है हीम पार्ट से, हीम के आयरन सेंटर से, ठीक है, लेकिन ग्लोबिन प्रोटीन हिंड्रेंस प्रोवाइड करता है, रोकता है, ठीक है, वो जल्दी से ऑक्सीजन को अंदर घुसने नहीं देता है। अगर हिंड्रेंस, कोई भी हिंड्रेंस नहीं हो ना, तो ऑक्सीजन जाके इतने स्ट्रांगली, इतने अच्छे तरीके से बाइंड हो जाएगा आयरन से कि वो फिर वापस उससे छूट ही नहीं पाएगा, वो इरिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगा। तो वो रिएक्शन को रिवर्सिबल रखने के लिए जो ग्लोबिन प्रोटीन है वो थोड़ा सा हिंड्रेंस प्रोवाइड करता है ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन को क्या करता है कि F2 से Fe2+ के बाइंडिंग से उसको रिवर्सिबल बना के रखता है, प्रिवेंट ऑक्सीजन फ्रॉम बाइंडिंग टू Fe2+ ऑफ हीम पार्ट टू टाइटली, ताकि वो ज़्यादा टाइटली, ज़्यादा अच्छे से बॉन्ड ना बना पाए, एंड मेक द बाइंडिंग रिवर्सिबल। अब देखो इस लाइन को एक्सप्लेन करने के लिए नीचे देखो, अब जैसे ये है हमारा रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, हम लोग सांस लिए, ऑक्सीजन है वहाँ पे, तो ये इसको क्या करना है, कैरी करके ऑक्सीजन को और टिश्यू को पहुँचाना है। तो वहाँ पे क्या होता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से अटैच हुआ, ऑक्सीजन जाके हीम पार्ट से जाके जुड़ गया। अब जब वो टिश्यू के पास पहुँचा तो वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है। अगर मान लिया कि ऑक्सीजन इतने अच्छे से आयरन से जुड़ जाए कि अब उसको टूटना है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को निकलना है टिश्यू साइड पे, लेकिन वो निकल ही ना पाए, वो परमानेंटली उससे अटैच हो गया है, तो ये मुश्किल हो जाएगा। तो ये रिएक्शन हमेशा ही क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। हेमोग्लोबिन से ऑक्सीजन जुड़ा और तुरंत टूट जाता है, फिर वापस वही हेमोग्लोबिन घूम फिर के गया रेस्पिरेटरी ऑर्गन के पास, फिर दूसरा ऑक्सीजन को कैरी करेगा। तो ये बाइंडिंग ऑक्सीजन और आयरन का ज़्यादा टाइट ना हो, ये कौन इंश्योर कराता है? तो ये ग्लोबिन प्रोटीन, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका। तो ये है रिएक्शन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन पे ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन रिएक्ट करके ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाएगा, इसको Hb से डिनोट करते हैं और इसको HbO2 से, ठीक है। और वैसे ही ऑक्सी हेमोग्लोबिन फिर टूट के हेमोग्लोबिन बन जाएगा और ये ऑक्सीजन टिश्यू साइड पे यूज हो जाएगा, फिर वापस से हेमोग्लोबिन सर्कुलेट होकर हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन में आएगा। सॉरी हमारे नहीं, जो भी एनिमल्स के बारे में पढ़ रहे हैं जिसमें भी ये प्रेजेंट होगा, इनवर्टिब्रेट्स में भी वैसा ही सिमिलरली काम करेगा, तो उसमें वापस से वो कैरी करेगा ऑक्सीजन। तो ये रिएक्शन ये रिवर्सिबल होगा हमेशा। अब दूसरा पॉइंट देखिए, कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हेमोग्लोबिन, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि 4 होता है। 4 क्यों होता है? तो ड्यू टू 4 हीम, ड्यू टू 4 हीम, 4 हीम है मतलब उसमें 4 Fe2+ है, ठीक है। और एक चीज़ और एक्स्ट्रा पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं कि हीमोग्लोबिन जो है ना, जब नॉर्मल फेज में है तो इसमें आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट Fe2+ होता है, लेकिन जब ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीजन उससे अटैच हो जाता है, तो आयरन का एक ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाता है। अब इतना बेसिक केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट आपको जरूर पता होगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ना ही क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो आयरन का ऑक्सीडेशन हो जाता है, जो सेंटर में आयरन प्रेजेंट होता है। तो ऑक्सी हेमोग्लोबिन में हमेशा ही आयरन एक ऑक्सीडेशन स्टेट हायर में होता है, Fe3+ में होता है, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है कि कुछ एनिमल्स में ये जो हीमोग्लोबिन है वो प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। तो हम लोग रिलेट कर पा रहे हैं अभी हम लोग खुद का एग्जांपल लेके, लेकिन हम लोग को एक्सप्लेन करना है इनवर्टिब्रेट्स में। और आपको सबसे पहले ही बताया कि इनवर्टिब्रेट्स में हमेशा हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में होता है।
हमारे में सेल्स में होता है, लेकिन उन लोग में हमेशा प्लाज्मा में होगा। तो प्लाज्मा में जो हीमोग्लोबिन होता है उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर हीमोग्लोबिन। क्यों? क्योंकि सेल के बाहर है, वो सेल के अंदर नहीं है, किसी कॉर्पस्कल्स के अंदर नहीं है। अब इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है क्या? तो जो बाहर जो हमेशा एक्स्ट्रा सेलुलर हीमोग्लोबिन होगा, एक मान लिया कंपेरेटिव स्टडी करें कि कोई भी हीमोग्लोबिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म में जो सेल के अंदर है और कुछ सिंपल इनवर्टिब्रेट्स में जिसमें सेल के बाहर है एक्स्ट्रा सेलुलर हीमोग्लोबिन है, तो इसमें क्या कुछ मेजर डिफरेंसेस देखने को मिल सकता है। तो ये जो हीमोग्लोबिन होगा जब सेल से बाहर होता है तो कंपेरेटिवली लार्जर होता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? तो एक तो रीजन होता है कि लॉस ऑफ एचबी ड्यूरिंग अल्ट्राफिल्ट्रेशन, ये बचाने के लिए। तो इससे ये आपको समझना है एक्सक्रेशन से। अगर आपको एक्सक्रेशन दिमाग में हो तो वहाँ क्या होता है कि ब्लड वेसल्स के थ्रू जा रहा होता है, कैपिलरीज के थ्रू ब्लड, ठीक है, सेल्स है और प्लाज्मा है। और यहाँ पे जो भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन हो, सिंपल हो या फिर हमारे में एडवांस किडनी होता है, तो वो वहाँ पे पोर्स के थ्रू, स्लिट पोर्स के थ्रू फिल्टर होता है। और एक्सक्रीटरी ऑर्गन में ब्लड का जो भी पार्ट है वो नीचे आता है। अब देखिए सेल्स के अंदर अगर हेमोग्लोबिन प्रेजेंट है तो वो तो सेल्स को क्रॉस हो जाएगा, वो स्लिट पोर्स के थ्रू नहीं आता है, छेद के थ्रू नीचे नहीं गिरता है। लेकिन अगर प्लाज्मा में है ना, और अगर वो छोटा है तो वो छेद के थ्रू नीचे आ जाएगा और वो एक्सक्रीट हो सकता है, ठीक है, वो यूरिन में एक्सक्रीटा में आ सकता है। ठीक है, लेकिन अगर उसका साइज बढ़ा दिया जाए तो वो पास हो जाएगा। इसीलिए जब एक्स्ट्रा सेलुलर हीमोग्लोबिन होता है तो वो कंपैरेटिवली लार्जर होता है, उसका जो प्रोटीन्स होता है वो ज़्यादा हैवी होता है। और एक रीज़न होता है ये भी फॉर द ऑस्मोटिक बैलेंस, फॉर द ऑस्मोटिक बैलेंस। तो ये सब कुछ रीजन है। हाँ, तो सबसे पहले हीमोग्लोबिन के बारे में देख लिए कि वो सबसे ज़्यादा अबंडेंटली पाया जाने वाला रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, जो कि पूरे वर्टिब्रेट्स में वही है और कुछ इनवर्टिब्रेट्स में है। अब देखिए दूसरा जो हीमोसायानिन है ना, ये सेकेंड मोस्ट अबंडेंट है। ये ऐसा रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो हीमोग्लोबिन के बाद सबसे ज़्यादा यही पाया जाता है एनिमल्स में, इनवर्टिब्रेट्स में मेनली। ठीक है, अब इनवर्टिब्रेट्स में किन में पाया जाता है? तो सबसे पहले आर्थ्रोपोड्स में। ऐसे अगर एक वर्ड में याद रखना रहे तो आर्थ्रोपोड्स में कुछ एनिमल्स में और मोलस्का में कुछ एनिमल्स में। उसमें भी और स्पेसिफिक थोड़ा जाना हो तो देखिए किसमें पाया जाता है, तो क्रस्टेशियंस एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा को बोलते हैं। ठीक है, ये भी आर्थ्रोपोड है। अरैक्निड्स, ठीक है, तो अरैक्निड्स में सारा स्पाइडर, स्कॉर्पियन, ये सारा जो सर में लीस होता है ये सारा अरैक्निड्स में आता है। ठीक है, और ये भी आर्थ्रोपोड्स हो गया। तो है तो आर्थ्रोपोड्स ही। सिफेलोपोड्स जो जिसका सर जैसा मोलस्का के अंदर आता है, सर जैसा दिखता है। ठीक है, सिफेलो मतलब हेड, जैसे एग्जांपल सीपिया, लोलीवो, ऑक्टोपस, ये सारे ऑर्गेनिजम्स हेड क्लियरली विजिबल होता है। ठीक है, सिफेलो। एंड गैस्ट्रोपोड्स, इसमें स्नेल्स वगैरह आता है, मतलब ये सारा जो है ना वो मोलस्का है। तो आर्थ्रोपोड्स और मोलस्का के काफी सारे ऑर्गेनिज्म में ये ब्लू ब्लड पाया जाता है, हीमोसायानिन नाम का पिगमेंट पाया जाता है। ठीक है, अब हीमोसायानिन के बारे में थोड़ा और देखें तो इसमें क्या है, जो इसमें जो सेंटर एटम है ना, मेटालिक एटम, ठीक है, वो क्या है, तो कॉपर है। क्या? कॉपर। तो यहाँ पे आयरन नहीं है, क्या है, कॉपर है। अब इसी के कारण इसका कलर जो होता है ब्लू होता है, कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट है। अब इसमें डिफरेंस क्या है कि वहाँ पे एक हीमोग्लोबिन का कैरिंग कैपेसिटी काफी ज्यादा था, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैरी कर सकता था, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये एक ही ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी कर सकता है। ठीक है, अब ये क्या होता है कि एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी करने के लिए 2 कॉपर एटम्स का, 2 कॉपर आयंस का इन्वॉल्वमेंट होता है, बीच में ऑक्सीजन को बाइंड कर लेता है। ठीक है, जो भी बॉन्डिंग्स होता है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, हर रेस्पिरेटरी पिगमेंट का हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन आपको ये बताना है कि 2 कॉपर एटम मिलके एक ऑक्सीजन को बीच में बाइंड करते हैं। अब अकर्स इन 2 फॉर्म्स, ये भी 2 फॉर्म्स में पाया जाता है। जैसे हीमोग्लोबिन का देखिए कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन, वैसे ये भी 2 फॉर्म में पाया जाएगा। ठीक है, डीऑक्सी हीमोसायानिन और ऑक्सी हीमोसायानिन। अब जब रिड्यूस फॉर्म में होगा तो उस फेज में, उस स्टेट में कॉपर जो होगा सेंटर में वो +1 ऑक्सीजन स्टेट में होगा, और उस समय जो फ्लूइड है, बॉडी फ्लूइड है, उसका कलर कलरलेस होगा, कोई कलर नहीं होगा। तो ब्लू कब आता है, जब वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, जब ऑक्सीजन उससे अटैच हो जाता है, और उस समय कॉपर +2 ऑक्सीजन स्टेट में होता है। ठीक है, तो कलरलेस से ब्लू हो जाता है, इसी कारण ये ब्लू ब्लड या फिर कलरलेस भी मिलेगा, अगर ऑक्सीडाइज है तो ब्लू मिलेगा। तो ये किन ऑर्गेनिज्म से पाया जाएगा, आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क में। सारे में नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हाँ ये
जीनस वगैरह जो भी दिया हुआ है ये सब में, इस ग्रुप ऑफ एनिमल्स में हीमोसायनिन पाया जाएगा। अब देखिए जो थर्ड रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो है हीमोएरिथ्रिन। पहला देखिए हीमोग्लोबिन, आयरन कंटेनिंग, हीमोसायनिन कॉपर कंटेनिंग। अब ये जो है हीमोएरिथ्रिन ये भी आयरन कंटेनिंग है, बट कुछ डिफरेंसेज हैं, बहुत सारे डिफरेंसेज है, लेकिन जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ पे जो आयरन है, आयरन का जो आयन है वो प्रोटीन से बॉन्डेड होगा, ना कि हीम पार्ट से। हीमोग्लोबिन में ऐसा हम लोग देखें कि जो हीम पार्ट है, पोरफायरिन रिंग है, उसमें बीच में आयरन है, बॉन्डेड है, और ग्लोबिन प्रोटीन उसके सराउंडेड है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो आयरन है ना वो हीम पार्ट से नहीं, सीधा प्रोटीन से बॉन्डेड होगा, ठीक है। ऑलवेज फाउंड इनसाइड द सेल्स। और ये हीमोएरिथ्रिन है वो सेल के अंदर हमेशा पाया जाएगा, प्लाज्मा के अंदर नहीं, हमेशा सेल के अंदर पाया जाएगा। अब देखो इसका भी दो फॉर्म्स होगा, जब ऑक्सीजन अटैच्ड हो, ऑक्सीजन अटैच नहीं हो। तो जब डीऑक्सी फॉर्म में होगा, जब हीमोएरिथ्रिन में ऑक्सीजन अटैच नहीं होगा, तब वो उसमें आयरन प्लस 2 ऑक्सीजन स्टेट में होगा और वो फ्लूइड कलरलेस होगा। लेकिन जब वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो आयरन प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा और वो वॉयलेट या फिर पिंक हो जाएगा, और हम लोग को वॉयलेट या फिर पिंक ब्लड दिखेगा, और उस मॉलिक्यूल को बोलेंगे ऑक्सी हीमोएरिथ्रिन। ओके, अब किनमें पाया जाएगा, तो सिकुनकुलिडा, ये एनालिडा में आता है। कुछ पॉलीकीट्स में पाया जाएगा, पॉलीकीट्स भी एक्वेटिक एनालिड्स को बोलते हैं। तो एक तो एनालिडा कुछ एनिमल्स हो गया, और ब्रैकियोपोडा एक छोटा सा फाइलम होता है, ये सब ऑर्गेनिजम्स में, ये ऑर्गेनिज्म का नाम नहीं है, ग्रुप है, टैक्सॉन है, ठीक है। तो इनमें पाया जाएगा हीमोएरिथ्रिन पिगमेंट। अब एक और बात करें कि आयरन टू ऑक्सीजन रेशियो क्या है, 2:1 है, मतलब कि कितना आयरन लग रहा है एक ऑक्सीजन कैरी करने के लिए, तो 2 लग रहा है। अगर हम हीमोग्लोबिन में बात करें तो आयरन टू ऑक्सीजन रेशियो कितना था, आयरन लग रहा था 4, तो ऑक्सीजन कैरी कर रहा था 4, 1:1 था। लेकिन यहाँ पे डबल आयरन लग रहा है, ठीक है। वैसे अगर कॉपर का बात करें कि कॉपर टू ऑक्सीजन रेशियो कितना था वहाँ पे, तो 2:1 था, 2 कॉपर लग रहा था एक ऑक्सीजन। तो ये चीज़ है, ये आप सब में लिख सकते हैं। जो नेक्स्ट रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो है फ्लोरोक्लोरिन। अभी क्लोरोक्लोरिन जो है बहुत ही ज़्यादा सिमिलर होता है हीमोग्लोबिन के। इसमें क्या होता है, एक डिफरेंस हो जाता है, क्या होता है कि ये इसका जो हीम पार्ट है ना, उसमें जो विनाइल ग्रुप, जो हीमोग्लोबिन में विनाइल ग्रुप था, विनाइल बोलते हैं CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसा अगर ग्रुप प्रेजेंट हो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो उसको बोलते हैं विनाइल ग्रुप। तो ये होता है हीमोग्लोबिन में विनाइल ग्रुप। अब यही हीमोग्लोबिन का विनाइल ग्रुप इसमें रिप्लेस्ड होता है डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड CH, ये फॉर्माइल ग्रुप से। तो विनाइल के जगह पर फॉर्माइल लग जाएगा। ये होता है किसमें, क्लोरोक्लोरिन में। ओके, तो क्लोरोक्लोरिन में यहाँ पे फॉर्माइल ग्रुप होगा विनाइल ग्रुप के जगह पे। बाकी इसका कलर जो है ग्रीन होगा, ग्रीन कलर पिगमेंट होता है। इसमें जो सेंटर मेटल का आयन है वो क्या है, आयरन है। और ये पाया किस में जाएगा, तो कुछ पॉलीकीट्स में, वही एक्वेटिक एनालिड्स में पाया जाएगा, और ये प्लाज्मा में होता है। ये कौन सा पिगमेंट कहाँ प्लाज्मा में होता है, कॉर्पसेट में होता है, वो शुरू में शॉर्ट नोट्स में देख चुके हैं। हाँ देखिए, अब समराइज कर लेते हैं कि जितना भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट हम लोग देखे जो मेन है, ठीक है। तो मेनली 4 देखे, हीमोग्लोबिन, हीमोएरिथ्रिन, हीमोसायनिन, क्लोरोक्लोरिन, और एक हम लोग जो कुछ डिस्ट्रीब्यूशन इसका कम था लेकिन ये भी काफ़ी ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, पीनाग्लोबिन। तो इसको हम लोग समराइज कर लेते हैं, ठीक है, एक चार्ट के थ्रू। तो हीमोग्लोबिन जो है इसका कलर देखे तो रेड होता है, साइड कहाँ पाया जाता है, तो प्लाज्मा में। ये सारा ही आपको प्लाज्मा में ध्यान रखना है, बस हीमोएरिथ्रिन है वो कॉर्पस्कल्स में होता है, ये याद रखना है, ठीक है। ये सेल के अंदर पाया जाएगा। इसमें मेटल आयन कौन सा होगा, तो आयरन होगा। डिस्ट्रीब्यूशन अगर याद रखना है तो एनालिड्स एंड मोलस्का, कुछ एनिमल्स में, कुछ स्पीसीज में, ठीक है। वैसे हीमोएरिथ्रिन है वो कॉर्पस्कल्स के अंदर होगा, ठीक है। इसका कलर वॉयलेट होता है और इसमें भी आयरन होगा, ठीक है। ये भी आयरन कंटेनिंग है। और कहाँ कहाँ किसमें पाया जाएगा, तो सिपिनकुलिडा और कुछ पॉलीकीट्स में, जो कि दोनों ही एनालिडा के अंदर आता है। और एक ब्रैकियोपोडा, काफ़ी छोटा फाइलम होता है इसको, इसीलिए हम लोग 11th-12th स्टैंडर्ड में आपने नहीं पढ़ा होगा एनिमल किंगडम में, काफ़ी छोटा सा फाइलम होता है, ठीक है, ब्रैकियोपोडा। अब हीमोसायनिन, ये कॉपर कंटेनिंग है, प्लाज्मा में पाया जाएगा, ठीक है, और ब्लू कलर का होगा। अर्थ्रोपोड्स में किन में, तो अरैक्निड्स, स्पाइडर वाला, स्पाइडर, स्कॉर्पियन सब इसमें आता है। क्रस्टेशिया, एक्वाटिक अर्थ्रोपोड्स को बोलते हैं, बेसिकली अर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्का में मेनली कहाँ, तो सिफेलोपोड्स, स्क्विड, ऑक्टोपस, सारा इसमें आएगा। और गैस्ट्रोपोड्स, स्नेल वाला, ठीक है। और क्लोरोक्लोरिन, ये ग्रीन कलर्ड होगा, ये भी आयरन कंटेनिंग होता है, ठीक है।
और प्लाज्मा में पाया जाता है। और ये कुछ पॉलीकिड्स में जो कि एक्वेटिक एनालिड होता है उसमें पाया जाएगा। और एक लास्ट में पिनाग्लोबिन है जो कि ब्राउन कलर्ड होता है। इसमें जो एटम है, मेटल एटम है, वो मैंगनीज है, ये आपको याद रखना है। ये नया आया है, ठीक है। मोस्टली आयरन था, एक में हीमोस एक में कॉपर था, यहाँ पे मैंगनीज आया है, ठीक है, Mn। यहाँ पे मैंगनीज और मैग्नीशियम आप गलत नहीं करके आएगा, मैग्नीशियम अलग होता है, Mg होता है, ये मैंगनीज है, ठीक है। ये भी प्लाज्मा में पाया जाएगा। और ये किस में पाया जाएगा? तो कुछ मोलस्का में। तो कुछ मोलस्का में किस में? तो पिन्ना, जीनस का ही नाम है पिन्ना, ठीक है। तो इसी पे नाम इसका पड़ा है, पिनाग्लोबिन। ऐसे रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो इन ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। तो पिन्ना जीनस ऑफ बाइवेल्विया, बाइवेल्विया क्लास होता है मोलस्का के अंदर, जो ऐसा इस तरीके का ऑर्गेनिजम्स होता है। एक हिंज होगा जिसमें पर्ल ऑयस्टर आप देखे होंगे, उस तरीके का ऑर्गेनिज्म बाइवेल्विया, ओके, जिसमें पर्ल्स बनाते हैं उन लोग। तो ये सारे हो गया समरी। तो सारा कुछ कंप्लीट हो चुका है, इसको आपको ध्यान में रखना है, आप इसे नोट्स भी बना लीजिएगा, ठीक है। आई होप कि आपको सारा चीज़ समझ में आया होगा। और आप पढ़िए, ठीक है, आप अच्छे से तैयारी करिए। थैंक यू।